डिफरेंशिएशन क्या है मतलब वर्किंग स्टाइल में दोनों के, गुजरातीज एंड मारवाड़ीज में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके डैडी थे तो फिर आपने सीए क्यों चूज किया? सेबी रेगुलेटेड चीजें हैं, उसी चीजों पे जाना चाहिए। डेफिनेटली जनरली हम लोग प्रॉपर्टी, एफडी या गोल्ड में डालते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो और कौन से इन्वेस्टमेंट्स हम लोग देख सकते हैं? म्यूचुअल फंड सही है बस। जय श्री राम, जय श्री श्याम दोस्तों। टुडे वी आर वेरी लकी। ये हमारा सूरत ब्रांच का पहला पॉडकास्ट है जहाँ पर एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट हैं 22 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत जी अग्रवाल हमारे साथ में आज आए हैं और उनके साथ में हम कुछ फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आना हमारे ऑफिस में, और पहला पॉडकास्ट आपके थ्रू ही हो रहा है हमारे ब्रांच का, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाला भाई फॉर इनवाइटिंग मी। तो हेमंत जी, आप आपका फर्म के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? यस बाला भाई, मेरी फर्म सिंगल ढंडारी एंड कंपनी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है। हमने 2003 में ये फर्म स्टार्ट की थी। मैं और मेरे पार्टनर मिस्टर CA सिंगल, अयोध्या प्रसाद सिंगल के साथ हमने ये फर्म स्टार्ट की थी और सिंस देन वी आर इन द प्रैक्टिसिंग। ओके, तो हेमंत जी, यहाँ पर आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? बेसिकली हम लोग 3 फील्ड में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं: टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड लोन सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट फाइनेंस। ओके 3 फील्ड में हम अपने कस्टमर्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, और मेन वाला फोकस कौन सा एरिया है आपका ये तीनों फील्डों में? तीनों फील्ड में इक्वली मेरा वेटेज है। ओके, तो आप अकेले करते हैं कि आपका टीम का साइज या कितने लोग आपको असिस्ट करते हैं इस चीज़ में? यस, तीनों वर्टिकल्स के लिए हमने अलग अलग टीम बना रखी है। तीनों वर्टिकल्स में हमारी जो टीम को हेड कर रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हेड कर रहे हैं, और उनके अंडर में सेमी क्वालिफाइड या जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हैं वो ट्रेनीज उनके अंडर में एज ए ट्रेनी रहते हैं। तो तीनों वर्टिकल्स की 8 से 10 मेंबर की टीम रहती है। तो एक अच्छी टीम, वेल टेक्नो इक्विप्ड टीम्स के साथ हम ये काम कर रहे हैं मतलब। ओके, तो कितनी बड़ी टीम है हेमंत जी आपकी? राइट नाउ वी आर हैविंग मोर देन 25 एम्प्लॉयज विथ अस। वाओ, वंडरफुल। सो हेमंत जी, क्या रीज़न था आपको ये फील्ड में आने का, ऐसा सीए? एक्चुअली 10th के बाद में एक ऑप्शन रहता है कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स में जाना है। तो मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया हुआ था। तो 11th और 12th के बाद में कॉमर्स लाइन में आई थिंक सबसे हाईएस्ट जो कोर्स रहता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ही रहता है। करेक्ट। जितना इवन आज भी हम देख रहे हैं तो कॉमर्स के अंदर सीए से ऊपर कोई कोर्स नहीं है। सही बात है। तो आई ऑप्टेड टू डू द सीए। तो मैंने इसलिए सीए कोर्स को ऑप्ट किया और उसमें मैंने अल्टीमेटली अपना करियर बनाया है। करेक्ट। तो आप ओरिजिनली सूरत के हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नहीं, मैं ओरिजिनली राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। लेकिन 1992 में मेरे फादर बिजनेस ग्रोथ के लिए झुंझुनू से सूरत शिफ्ट हुए थे। मेरे फादर ने यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छा। और मैं उस टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में था। ओके। तो 9th ऑनवर्ड्स स्कूलिंग भी मेरी यहाँ पे हुई है। ओ। तो इस तरीके से मेरा मतलब सूरत आना हुआ। मेरे फादर ने अपना टेक्सटाइल बिजनेस किया और मैंने अपने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट किया। ओ, तो लेकिन जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके डैडी थे तो फिर आपने सीए क्यों चूज किया ऐसा प्रोफेशन? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सूरत एक्चुअली बेसिकली नोन फॉर द टेक्सटाइल सिटी। करेक्ट। और हम जब आए थे 1992 में तो सूरत काफ़ी ग्रोइंग सिटी था, जो आज भी है। बराबर। वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग सिटी इन द नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो मेरे एल्डर ब्रदर भी एक्चुअली हमारे पापा के बिजनेस में एल्डर ब्रदर काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व थे और वो बिज़नेस वो लोग दोनों काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज कर रहे थे। तो हमको लगा कुछ एजुकेशन इसमें ऐड करनी चाहिए। तो आई ऑप्टेड टू गो फॉर द सीए कि सीए करने के बाद में आइदर आई कैन गो फॉर द प्रैक्टिस, आइदर आई कैन जॉइन माई फादर्स बिजनेस। क्योंकि सीए एक बिजनेस को अगर मैनेज करते या हैंडल करते तो उसको और ज़्यादा अच्छी हाइट्स पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर द सीए। ओके, तो स्टार्टिंग से ही आपको प्रैक्टिस करना ही था, मतलब इमीडिएट बेसिस पे आपने सोच लिया था कि अपना बिजनेस कंसल्टेशन पे ही जाना है, जॉब में, कॉर्पोरेट में नहीं जाना है जॉब करने के लिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी। कॉर्पोरेट्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एंड प्रैक्टिस में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। सो फॉर सूरत इज़ कंसर्न, तो उस टाइम पे सूरत काफ़ी ग्रोविंग्स थे अक्रॉस द कंट्री। राजस्थान से, बिहार से, हरियाणा से सूरत काफ़ी लोग बिजनेस के लिए आ रहे थे। तो नो डाउट कि उनको कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी के लिए चाहिए था, अकाउंटिंग मेंटेनेंस के लिए, टैक्सेशन कंसल्टेंसी के लिए, ऑडिटिंग के लिए। तो हमको लगा कि कंसल्टेंसी फील्ड में काफ़ी सारा अभी अपॉर्चुनिटीज़ है।
तो इसलिए मैंने कंसल्टेंसी फील्ड को प्रायोरिटी दी। ओके ओके, तो इसके लिए आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं गए नहीं। एंड सूरत में ही आप पूरी तरह बस गए? यस यस यस, आई लव सूरत, आई लव सूरत, रियली सूरत इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन द इंडिया। परफेक्ट। तो हेमंत जी, 22 साल का काफ़ी लंबा आपका एक्सपीरियंस है, तो कितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हैं आज की तारीख में? बाला भाई, मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिप्लाई करना चाहता हूँ। मुझे सूरत के मेरे क्लाइंट से, सूरत की इस धरती से बहुत प्रेम मिला। ओके। मैंने जब से प्रैक्टिस स्टार्ट किया ना, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब मुझे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स करने में या अपने क्लाइंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मैंने सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फॉलो किया कि मुझे ऑनेस्टली अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है, एक जेन्युइन सर्विस देनी है। तो मुझे क्लाइंट्स खूब मिलते रहे यहाँ पे, और प्रेजेंटली पिछले 22 सालों में जितने क्लाइंट्स मेरे से ऐड हुए हैं, मैं प्रेजेंटली मोर देन 500 फैमिलीज़ की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और मोर देन 3000 इनकम टैक्स फाइल्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। वाओ, दैट इज़ ब्रिलियंट। तो आपने जो लोन सिंडिकेशन का बात किया, तो लोन सिंडिकेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? लोन सिंडिकेशन ऐसा है कि बाला भाई की जैसे बेसिकली किसी का कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी को घर परचेज करना है, ओके, किसी को कोई बिजनेस में मशीनरीज वगैरह परचेज करनी है, कोई भी एन अमाउंट की 50 लाख से लेके 50 करोड़ तक की, या रियल इस्टेट्स के डेवलपर्स है तो उनको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो ही रिक्वायर्स मोर देन 100 करोड़ टू 100 करोड़। डायमंड सेक्टर है तो उनको कुछ बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो हम लोग क्लाइंट्स के बिहाफ पे बैंक में उनके प्रपोजल्स को पुटअप करते हैं और क्लाइंट के कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट्स को एक बेटर टर्म्स कंडीशन पे वो बैंक से पैसा मिले। ओके ओके, तो वो सारी सर्विसेज हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो अभी तक कितना पोर्टफोलियो, अगर आप बता सकते हैं कि कितना पोर्टफोलियो आपने लोगों को दिलवाया है? पिछले 20 से 22 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और पिछले 20-22 सालों में मैंने लगभग 1500 से 2000 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा लोन सिंडिकेशन में रहा हुआ है। अरे बहुत बड़ा अमाउंट है ये चीज़। तो हेमंत जी, हम लोग जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि आज भी 4 से 8 करोड़ की डीमैट हैं, या लोग इक्विटी में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही सिचुएशन आई बिलीव टैक्स फाइलिंग का भी है। आई थिंक 7 या 8 करोड़ ही लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन में टैक्स फाइल करते हैं, तो इतना कम लोग क्यों फाइल करते हैं? एक्चुअली इंडिया में आई डू आल्सो एग्री कि अभी भी ये नंबर्स काफ़ी कम है, कि इंडिया में टैक्स फाइलिंग आज भी 7 to 8 करोड़ के आसपास पीपल्स ही टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं। इसके पीछे 2-3 बेसिक रीजंस ये हैं कि हमारे इनकम टैक्स लॉ में कुछ बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट दे रखी है। अगर हम उस एग्जम्पशन लिमिट के अंदर फॉल करते हैं तो द एसएससी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स इनकम टैक्स रिटर्न। बट स्टिल मेरा ये मानना है कि पिछले गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में या ऑनलाइंस वगैरह काफ़ी कंपेन किए अपने रिटर्न्स फाइलिंग करने के लिए, तो ये नंबर्स काफ़ी रैपिडली बढ़े हैं और ये नंबर और रैपिडली बढ़ते रहेंगे। इंडिया में लोग टैक्स नेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे हैं, तो वो लोग अपने रिटर्न्स को प्रॉपरली फाइल करना चाहते हैं। स्टिल मैं एडवाइस करता हूं, अगर कोई आप एग्जम्पशन लिमिट में आते भी हैं अगर, तो भी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि प्रॉपरली आपका एक बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट प्रॉपरली आपके पास रेडी रहता है, जो काफ़ी जगह आपको हेल्प करता है। जैसे आपको घर परचेज करना है और आपको बैंक को अप्रोच करना है, तो बैंक सबसे पहले आपसे आपके फाइनेंशियल इनकम टैक्स रिटर्न से डिमांड करता है, तो आपके पास रेडी रहेंगे तो बैंक के लिए और आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा, वीज़ा अप्लाई करना है, एजुकेशन लोन लेनी है हायर एजुकेशन के लिए, तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। तो आई स्ट्रांगली एडवाइस कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए, करने चाहिए। यस। अरे हमारे एनआरआई क्लाइंट्स हैं जिनका जिस कंट्री में है ऑलरेडी, वहाँ पर वो या तो टैक्स हेवन रहता है, यहाँ पर टैक्स कम भरना पड़ता है, या तो बहुत टैक्स भरना पड़ता है। बट इंडियन सिचुएशन पे उनका कोई इनकम नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में अगर रेंटल इनकम रहेगा तो रहता है, बट बहुत सारे केसेस में इंडियन इनकम नहीं रहता है। तो उस एनआरआई को भी डू दे हैव टू, मतलब आप एडवाइस करेंगे कि उनको भी टैक्स फाइल करना ज़रूरी है? उस केस में हमारा इनकम टैक्स के लॉ ऐसा बोलते हैं, अगर वो एनआरआई है, अगर वो चाहे, अगर उसकी कोई भी इंडिया में इनकम है, तो ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि उनको भी रिटर्न फाइल करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर उनके परमानेंट अकाउंट नंबर इंडियन कंट्री से नहीं है, इंडियन कंट्री से नहीं है, तो उनका टीडीएस अमाउंट अननेसेसरी मोर देन जो प्रिस्क्राइब्ड रेट उससे ज़्यादा रेट से कट करना पड़ेगा, जो उनका अमाउंट अननेसेसरी ब्लॉक हो जाएगा।
अच्छा, तो आई ऑलवेज एडवाइज अवर एनआरआई क्लाइंट्स और एनआरआई पर्सन्स कि वो अपने इंडियन पान को मेंटेन करें और इंडियन रिटर्न्स को फाइल रेगुलर बेसिस पे करते रहे। और ये बहुत सारे क्लाइंट्स अपना इंडियन सिटीजनशिप को भी त्यागते हैं एंड दे बिकम सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज, तो वो सिचुएशन पे भी हम लोग कुछ कर सकते हैं फाइलिंग का? अगर उनकी इंडिया में रेगुलर इनकम है या इंडिया से उनको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उनको कंपलसरी इंडिया में फाइल करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये टैक्स फाइलिंग खुद भी करना चाहते हैं, यस, एक कंसल्टेंट के द्वारा नहीं करके वो जो फीस बच जाता है, बोलते हैं भाई हम लोग, गवर्नमेंट अलाउ करती है खुद से फाइल करने के लिए, बहुत सारे सिंप्लीफाइड भी प्रोसेस हैं। करेक्ट। तो इज इट नेसेसरी और हाउ एडवाइजेबल इट इज़ कि एक कंसल्टेंट का होना, एक सीए का होना, एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, एज फार एज ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न, इज इम्पॉर्टेंट? यस, आई ऑलवेज प्रीफर और आई ऑलवेज एडवाइस कि भी एक टैक्स कंसल्टेंट रहना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टू अपॉइंट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए लीगल टैक्स एडवाइजर टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि काफ़ी सारे फाइनेंशियल टूल्स या इनकम टैक्स टूल्स है जो आप रिटर्न फाइलिंग आप अपने वॉलंटरी सेल्फ भी कर सकते हैं, मतलब, बट उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या लेकुनर रह सकता है। आपका एक प्रॉपर गाइडेंस के तहत रहेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू अगर अपनी फाइलिंग्स करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। बराबर है। तो वो एक डॉक्टर से एडवाइस लेने वाला ही केस हो जाता है, खुद से दवाई केमिस्ट से लेने के बजाय अगर एक सीए से कंसल्टेशन करें, यस, भले ही वो प्रोफेशनल फीस रहेगा बट वो काम परफेक्ट होके आता है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। हैविंग अ प्रॉपर सीए इज वेरी मच एडवाइजेबल इन द एंटायर स्कीम ऑफ। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। करेक्ट। जैसे हर इंसान के पास एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक सीए भी, एक फैमिली सीए होना बहुत ज़रूरी है। होता ही है। जो भी फैमिलीज कुछ भी अर्न कर रहा है, कुछ भी सेविंग कर रहा है, उसके सबके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका एक फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता ही है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने क्लाइंट का रिलेशन पूरी लाइफ बना रहता है। करेक्ट, करेक्ट। मैं जो फैमिलीज मेरे से 22 साल पहले जब मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जब कांटेक्ट में आई थी, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में, अभी भी मेरे से सर्विस ले रही है, और जब तक मैं सर्विस में हूँ तब तक मुझसे वो सर्विस लेते रहेंगे। बढ़िया। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उनको हमेशा सर्विस देता रहूँगा। सही बात है। सो जैसे बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो आई बिलीव बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन देयर इज अ सीए। यस, टू सम एक्सटेंट इट्स करेक्ट, बट अल्टीमेटली जो सक्सेसफुल पर्सन, उसके खुद के प्लानिंग्स, उसके खुद के डीड्स, उसके खुद के एफर्ट्स ज़्यादा वर्क करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। एडवाइजरी पार्ट में नो डाउट चार्टर्ड का भी एक अच्छा रोल रहता है कि उसके ओवरऑल फाइनेंशियल अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, तो उसमें चार्टर्ड का रोल अच्छा है। करेक्ट। और बिकॉज ये टैक्स के लॉस भी चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से ही। यस, यस, एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है, एवरी ईयर। यस, छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो होता है। यस, एवरी ईयर। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है करके कि वो अपना पैन कार्ड नहीं बनाते, जैसे टैक्स फाइलिंग नहीं करते हैं, पैन कार्ड नहीं बनाते, तो वो केस में आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? जैसा मैंने पहले बोला कि कुछ रूल्स ऐसे हैं कि मैं एग्जम्पशन लिमिट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो उसको रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको रिटर्न फाइलिंग ही नहीं करना तो उसको पैन कार्ड इशू कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि पैन कार्ड इशू करवाना चाहिए। इवन आपके घर में अगर बच्चा भी बोर्न हो रहा है तो उसका भी पैन कार्ड आपको इशू करवाना चाहिए, उसके नाम से भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। जब वो बच्चा 18 साल का मेजर होता है तो उसकी एक अच्छी खासी वेल्थ उसके पेरेंट्स के थ्रू क्रिएट होकर उसके पास पास ऑन हो जाएगी। बराबर है। ऑलवेज एडवाइस कि पैन कार्ड इशू करवाना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ आपकी उसकी वेल्थ क्रिएशन का प्रोग्राम बनाना चाहिए आपको। लोग जनरली, हम लोग देखते हैं कि लोग बच्चा पैदा होता ही कोई ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हैं। हम जनरली बोलते हैं कि भाई कुछ और करना चाहिए, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उन लोग के लिए? इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक है, बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी आई नेवर एडवाइज, क्योंकि वो एक अर्नर पर्सन नहीं है। अगर इंश्योरेंस कुछ लेना भी है तो ब्रेड विनर जो पर्सन हमारा होता है घर का, जो अर्नर पर्सन होता है, जिस पर हम डिपेंडेंट रहती है हमारी फैमिली, उसका इंश्योरेंस हो टू दैट एक्सटेंट आई एग्री, आई ऑलवेज एडवाइज। बट अगर सो फार अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर का अगर क्वेश्चन है तो हमेशा मैं ये एडवाइस करता हूँ कि भी उनके नाम से कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। जिससे एक वेल्थ क्रिएट होती रहती है। करेक्ट। और म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट्स है, हम देख रहे हैं इंडिया एक काफ़ी ग्रोइंग कंट्री है,
हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो काफ़ी डिसिप्लिनली ग्रोथ को मेंटेन किए जा रहा है और नई ग्रोथ को अचीव किए जा रहा है। तो हमको उस ग्रोथ का पार्टनर बनना चाहिए, उस ग्रोथ का बेनिफिट हमको भी लेना चाहिए। तो मैं तो सभी पेरेंट्स को ये एडवाइस करूंगा, आप अपने बच्चों के नाम से कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करके उनकी वेल्थ क्रिएट करें। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफ़ी लोग थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि वेदर द म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं ये रेगुलेटेड है या कितना रेगुलेटेड है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक अब ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि सभी जानते हैं कि लॉज वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी है, इंडियन गवर्नमेंट्स काफ़ी कंसर्न्ड है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ड्रीम है कि हम जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट्स भी उसके पीछे काफ़ी प्रयास कर रही है। तो ऐसा कोई डाउट नहीं करना चाहिए कि कहीं पे आपके साथ कोई चीटिंग होने वाली है या आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। आप उसके लिए काम कर सकते हैं, आप एक अच्छे एडवाइज़र या अच्छे एक एक्सपर्टीज जो फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप उसको अपॉइंट कीजिए, उसके पास जाइए और उसकी एडवाइस पे आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। करेक्ट। हेमंत जी, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, या सोना हो गया। जैसे मेरे डैडी भी जब काम करते थे या मेरी मम्मी भी जब काम करती थी, पैसे जनरली हम लोग प्रॉपर्टी, एफडी या गोल्ड में डालते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो और कौन से इन्वेस्टमेंट्स हम लोग देख सकते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी इनकम वैसे ऑफिशियली नहीं बोलना चाहिए, बट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरली लोग क्यों कर रहे हैं कि ब्लैक मनी को या कैश इनकम को इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी में जनरली वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट प्रॉपर्टी रिटर्न्स इंडिया में कुछ सालों पहले तक, जब टैक्स मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, तब अच्छा था, रिटर्न्स भी अच्छा था। बट लास्ट 10 ईयर्स में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या उसमें से रिटर्न निकालना थोड़ा टफ होता जा रहा है। अच्छा। और गोल्ड इंडियंस लोगों के लिए हमेशा से एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट का साधन रहा है, तो डेफिनेटली। और रिटर्न्स अभी पिछले 3-4-5 साल में गोल्ड्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो ठीक है, गोल्ड में भी कुछ अपने पोर्टफोलियो बना तो कुछ पोर्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी ब्याह या कल्चर प्रोग्राम्स में हम लोग गोल्ड्स का गिफ्टिंग्स वगैरह खूब करते हैं। करेक्ट। तो एक गोल्ड बैंक आपके पास रहता तो आपको इमीडिएटली कोई सडन बड़ा शादी का एक्सपेंडिचर आ रहा तो आपको बहुत हैवी फील नहीं होता। करेक्ट। क्योंकि काफ़ी सारा वेल्थ आपके पास गोल्ड के रूप में है, तो आप अपनी बेटी या बहू या डॉटर इन लोग को आप वो ज्वेलरी फॉर्म में दे सकते हैं गिफ्टिंग में, तो दैट इज़ ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट, अभी जो ट्रेंड है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, आई रेकमेंड या मेरा ऐसा मानना है कि इक्विटी मार्केट, या तो डायरेक्ट इक्विटी मार्केट, बट सब कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, कितना स्टडी करेंगे, डायरेक्ट करने पे उनको रिस्क भी रह सकता है, क्योंकि किसी कंपनी का कितना डीप स्टडी करना है। तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए इक्विटी मार्केट में और आप अपनी वेल्थ क्रिएट पे फोकस कीजिए, और इसके लिए आपको कोई ना कोई एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को अपॉइंट करना चाहिए, उसकी एडवाइस पे जाते जाइए। साथ साथ में आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहिए, क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअली, कि भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। करेक्ट। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहे हैं देन इट इज़ ओके। अगर नहीं मिल रहा तो आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के साथ बैठिए कि सर मेरा एक्सपेक्टेशंस ये था, हमको उससे लोअर रिटर्न्स मिले तो क्या रीजंस है, हमको क्या स्कीम्स चेंज करनी चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी फ्यूचर के क्या प्लानिंग्स है, अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को बताइए, तो वो प्रॉपरली आपको गाइड करके आपकी स्कीम चेंज करनी है या आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, आपको कब लिक्विडेट करना है, कब आपका फंड की रिक्वायरमेंट्स है, तो वो बेटर एडवाइस कर पाएगा। सही बात। तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे। म्यूचुअल फंड सही है। यस। और हम तो आज अगर टीवी आप 1 घंटा देखते भी तो ये हमारे क्रिकेट प्लेयर्स मिस्टर धोनी या रोहित शर्मा साहब कि म्यूचुअल फंड तो अल्टीमेटली मतलब म्यूचुअल फंड से काफ़ी वेल्थ क्रिएट हुआ है, तभी इसको प्रमोट किया जा रहा है। करेक्ट। तो आई आल्सो एडवाइज कि म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू क्रिएट द वेल्थ। हेमंत जी, बहुत लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, तो बहुत सारे ये क्विक रिच स्कीम्स होते हैं, पिरामिड स्कीम्स होते हैं, या पॉन्जी स्कीम्स होते हैं, या मक्का ट्रेडिंग या डब्बा ट्रेडिंग। तो क्या एडवाइस करेंगे वैसे? देखिए बाला भाई, आप और हम हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हम कर्म में बिलीव करने वाले लोग हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब स्कीम्स है वो सब बेकार की स्कीमें हैं, हमको कभी भी इसमें नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमको जेन्युइन स्कीम्स में ही जाना चाहिए, जेन्युइन कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब एक फॉल्स कमिटमेंट होते हैं,
पैसा डबल कर देंगे 1 महीने में, Yes. 6 महीने में, 1 Yes. साल में पैसा डबल। आपको लग रहा है कि आपको अपनी हार्ड मनी को वेस्ट करना है तो नो डाउट ऐसी स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग। अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ड अर्निंग्स को आपको वेस्ट ही करना है, गैम्बल खेलना है, तो आपको करना चाहिए। बट आई नेवर एडवाइस कि इस टाइप का गैम्बल करना चाहिए। आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू आपको अच्छी स्कीम्स में, अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली इन सब स्कीम्स में कभी भी किसी को बेनिफिट नहीं हुआ है, और लीगल इम्प्लीकेशंस भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, तो अननेसेसरी आप भी उस लीगल इम्प्लीकेशंस में विक्टिम बन जाते हो या एक्यूज्ड बन जाते हो कई बार। करेक्ट। तो इन सब से बचना चाहिए हमको। तो रेगुलेशंस के अंडर आता है, जो सेबी रेगुलेटेड चीज़ें हैं उसी चीज़ों में जाना चाहिए। डेफिनेटली। और आज का जो यंग जनरेशन है या आजकल जो नए यूथ आ रहे हैं वो बहुत लिटरेट आ रहे हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, उनके पास पहले से काफ़ी इन्फॉर्मेशंस है। ठीक है, कई बार वो क्विक मनी के चक्कर में मिसगाइड हो जाते हैं, बट मेरा ऐसा मानना कि आज का इंडिया का यूथ है वो काफ़ी स्मार्ट है, वो सब अच्छी स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करना चाहेगा। और आप जैसे अगर कंसल्टेंट रहते हैं तो उस यूथ को एक अच्छी एडवाइस मिलेगी तो बेटर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और आप जैसे सीए रहेंगे तो बराबर वो टैक्सेशन का भी चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं। श्योर डेफिनेटली। हेमंत जी, इतना तो समझ में आया कि आपके साथ में जो भी क्लाइंट हैं 22 साल से अभी भी साथ में हैं, तो ऑब्वियसली वो सभी वेल्दी ही हैं। करेक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्या लगता है कि आप उनके साथ का वेल्थ जो रहता है और भी उसको बढ़ा सकते थे? आपको कुछ लग रहा है कि ये करने से और बढ़ सकता था? यस, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई। देखिए, अच्छी वेल्थ बनाने के लिए बेसिकली ऐसा नहीं कि भी एक फील्ड होना चाहिए। फील्ड तो नेक्स्ट स्टेप की बात है। फर्स्ट ऐसा कि उस पर्सन के अंदर एक ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशंस होना चाहिए। तो ये तो एक फर्स्ट थिंग है कि आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है या आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सूरत बेसिकली क्या कि टेक्सटाइल और डायमंड के लिए जाना जाता है। मेरे क्लाइंटल काफ़ी सारे फील्ड्स में, टेक्सटाइल में भी मेरे क्लाइंटल है, केमिकल इंडस्ट्री में मेरे क्लाइंटल है, रियल इस्टेट के भी मेरे क्लाइंट्स है, डायमंड इंडस्ट्री के भी मेरे क्लाइंट्स है। सभी क्लाइंट्स ने अपने फील्ड्स में सबने अच्छा काम किया और सबने अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी की है, और अपने बिजनेस में उन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ, बोल दीजिए एक अच्छा खासा स्केल भी क्रिएट किया है। बट कई बार मैं सोचता हूँ कि मैंने इक्विटी मार्केट को कभी भी कंसिडर नहीं किया। अच्छा। मेरे माइंड में इक्विटी मार्केट कभी कोरोना से पहले कभी बहुत ज़्यादा नहीं आया। ओके। कोरोना मुझे आज भी अच्छे से याद है बाला भाई, कि कोरोना में जब हम लोग सब लॉकडाउन में घर में बैठे थे तो हमेशा लगता था कि यार सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, पूरी लाइफ अचानक से एकदम से लॉक एंड की में हो गई है, तो कैसे अर्निंग्स वगैरह करनी चाहिए। तब देखा घर में बैठे बैठे कि हमारे शेयर मार्केट सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना चाहिए कि यार आप एक्टिवली इंगेज होके तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं जिसमें आप खुद इन्वॉल्व है। करेक्ट। खुद का बिजनेस कर रहे हो गया, या फर्टिलाइजर हो गया, या डायमंड हो गया, या टेक्सटाइल। करेक्ट। तो आपको अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ मैं अपने क्लाइंट को ये एडवाइस देने लग गया आफ्टर कोरोना कि आपकी पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। पैसिव इनकम के लिए क्या, हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स है। वैसे अगर आपको सिक्योर्ड इनकम चाहिए और लो रिटर्न्स की इनकम चाहिए, आप अपना पैसा बैंक में रख सकते हैं और आप 5-6%, 7% रिटर्न कर सकते हैं। बट हमारे सूरत के लोग ऐसे नहीं हैं, उनको अच्छा रिटर्न चाहिए क्योंकि वो बिजनेस एंटरप्राइजिंग वाले लोग हैं, वो रिस्क लेने वाले लोग, हमारे सूरत के जो लोग हैं, करेक्ट, मारवाड़ीज एंड गुजरातीज। तो मुझे लगता है कि वही अगेन इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा टूल्स है जहाँ पे हमको कुछ ना कुछ हमारी सेविंग्स इन्वेस्ट करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पिछले 4-5 साल में इस मार्केट ने बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, आई आल्सो डू एक्सेप्ट कि ये अट्रैक्टिव रिटर्न्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे, बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि हम जितना एफडी के इंटरेस्ट से या जितना हम रेंटल इनकम से, जितना हम दूसरे इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं, शायद उससे बेटर रिटर्न्स तो एनी डे हमको म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट देगा। बहुत सही बात है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक एडवाइस ये देना जरूर चाहूँगा आपसे कि अपनी कुछ इनकम्स को वो म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें और एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर ले जिससे उनका पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाए। जितना उनका एक्टिव इनकम है एटलीस्ट उतना उनका पैसिव इनकम, जैसे वो 50 ईयर्स के हो उससे पहले एटलीस्ट 1x उनका पैसिव इनकम भी आना चाहिए। वैसे इसको 2x करो ज़्यादा बेटर है
कि एज एंड व्हेन ए पर्सन अटेन द एज ऑफ 60 तो जितना उसका एक्टिव इनकम है उससे 3 टाइम्स उसका पैसिव इनकम होना चाहिए। मेरा एक ऐसा स्ट्रांगली मानना हो गया, जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा स्ट्रांगली मानना हो गया। मैं इसमें थोड़ा कमज़ोर रहा, लेकिन आफ्टर कोरोना मैंने अपने क्लाइंट्स को आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस फील्ड, बट मैं अपने क्लाइंट्स को बोलने लग गया, आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को अपॉइंट कीजिए, उनके साथ टाई अप कीजिए, पीएमएस वगैरह मेंटेन कीजिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है, अगर आपकी पर मंथ 100 रुपीज़ की भी कैपेसिटी है, आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए थ्रू SIP, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो ये 100 रुपीज़ भी आपके 15 ईयर्स बाद में एक हैंडसम अमाउंट बन जाएंगे। करेक्ट। तो आई थिंक ये एक ऐसा फील्ड रह गया जिसको मुझे एक्चुअली 2002 से ही एडवाइस करना चाहिए था, लेकिन मैंने 2020 से ही एडवाइस करना स्टार्ट किया। लेकिन ठीक है, देर है लेकिन सही है। जैसे बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है बॉस। तो ये एक चीज़ मेरे को लगती है। ठीक है। जैसे आपने बताया कि सूरत में काफ़ी गुजराती और मारवाड़ी बिजनेसमैन है, ये दोनों कम्युनिटीज़ में, बिकॉज आप तो हर कम्युनिटी से डील कर रहे हैं, बिजनेसमैन यहाँ टेक्सटाइल्स में भी है, डायमंड में भी है, केमिकल्स में भी है। यस यस। और दोनों फील्ड में गुजराती और मारवाड़ीज हैं। करेक्ट। तो ये दोनों का वर्किंग स्टाइल क्या है? बिकॉज मैंने वो दिन टॉप 100 रिचेस्ट इंडियंस का जो लिस्ट देखा, 70-80% सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा मिक्सचर है गुजराती और मारवाड़ी का। तो आपका मोर देन 30 ईयर्स आप यहाँ पर रहे हैं 1992 से। यस करेक्ट। तो क्या डिफरेंट स्टाइल देखा है आपने गुजराती बिजनेसमैन और मारवाड़ी बिजनेसमैन में? बाला भाई, मैं वैसे ओरिजिनली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट 1992 में हम लोग सूरत आ गए थे। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं राजस्थान छोड़ के सूरत आया हूँ क्या। क्योंकि सूरत में भी इतने मारवाड़ीज, इतने राजस्थान से बिलोंग करने वाले लोग हैं ना, तो मुझे मिनी राजस्थान जैसा ही फील हुआ हमेशा। अब रही बात गुजरातीज एंड मारवाड़ीज़ की या राजस्थानीज़ की, बेसिकली सूरत में खाली गुजरातीज एंड राजस्थान के लोग ही नहीं है, अक्रॉस द कंट्री, चाहे हमारा साउथ पकड़ ले लीजिए, चाहे नॉर्थ इंडियंस ले लीजिए, चाहे ईस्टर्न ले लीजिए, इवन असमीज, ओके, तो वहाँ के भी काफ़ी सारे लोग हैं हमारे यहाँ। ओके। सूरत तो वो अपने आप में एक मिनी इंडिया है। ओके। और सूरत एक बिजनेस सिटी है। सूरत इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिस्टर बेस्ड हब इन साउथ एशिया, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉलिस्टर बेस्ड टेक्सटाइल हब है। तो गुजरातीज जो लोग हैं या यहाँ के सूरती जो लोग हैं, बहुत ही एकोमोडेटिव, बहुत ही लविंग, बहुत ही इंजॉय करने वाले लोग हैं। मैं मजाक में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, लाइट हार्ट के साथ एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। बोलिए। सूर्य अस्त सुरती मस्त। ओके। वो काम के टाइम काम करता है, और जब काम का टाइम पूरा आ गया तो अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करता है। तो सूर्य अस्त सुरती मस्त। तो हमारे सूरत के लोग ऐसी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। ओके। पूरा काम भी करना है और लाइफ भी इंजॉय करना है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो फैमिली के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू, मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, बॉम्बे से आया हूँ, तो वहाँ पर हम लोग का ट्रैवल में ही आधा दिन निकल जाता है। यस यस यस। मुंबई में एक्चुअली है, कम्यूटिंग टाइम आपका काफ़ी रहता है। सूरत डायमेंशनली इतना अभी भी रेडियसली इतना बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, तो कम्यूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड नहीं होता है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है। लोग काम के टाइम पे काम करते हैं और फैमिली टाइम पे फैमिली को भी काफ़ी सारा टाइम देते हैं और अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। डिफ्रेंसिएशन क्या है मतलब वर्किंग स्टाइल में दोनों के, गुजरातीज एंड मारवाड़ीज में? देखिए, दोनों ही वैसे बिजनेस कम्युनिटी है। करेक्ट। और दोनों ही बिजनेस करते हैं, दोनों ही बिजनेस में रिस्क लेना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं। बिजनेस की कुछ अर्निंग्स को वो लोग सोशली डोनेट भी करना चाहते हैं, चैरिटी भी करना चाहते हैं। ये गुजरातीज और मारवाड़ीज की एक स्पेशलिटी है। आप देखेंगे ना, जितना रिलीजियस अगर मारवाड़ीज और गुजरातीज, आई थिंक बहुत कम लोग दूसरे दिखेंगे हमको। बात है। मतलब जितनी चैरिटीज वगैरह मारवाड़ीज एंड गुजरातीज करते हैं, आई थिंक दूसरे लोग बहुत कंपेरेटिवली कम करते हैं, मतलब करते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो वर्किंग स्टाइल ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, बट दोनों ही बिजनेस कम्युनिटी है, दोनों ही बिजनेस एंटरप्राइजेज लोग हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं। बिल्कुल भी मतलब कोई भी चीज़ को ना डिबेटेबल लोग नहीं है ये लोग। ओके। बहुत ही प्यार से कन्वर्सेशन करके, बहुत ही प्यार से बिजनेस डीलिंग करके, एक दूसरे पे ट्रस्ट करके व्यापार करते हैं और मस्त रहते हैं अपने। करेक्ट। मैं भी आया हूँ तो भी मुझे फील नहीं आया कि काफ़ी एक्सेप्टेंस आया मुझे यहाँ पर ये कम्युनिटी से, बीट गुजरातीज एंड बीट मारवाड़ीज, काफ़ी एक्सेप्टेंस आया है। बहुत ही कुछ दिनों में ही मुझे एक फीलिंग आ गया कि भाई
लग नहीं रहा है कि भाई नए जगह लोकेशन पे आया हूँ। तो जो आप बोल रहे हैं कि काफ़ी लविंग कम्युनिटी है गुजरातीज़ का, मारवाड़ीज़ का, एंड स्पेसिफिकली सूरतीज़ का, करेक्ट। तो वो तो मुझे फील आ ही गया है। और आप तो 30 साल से हैं, तो वो मुझे 30 दिन में समझ में आ गया है। यस यस यस, आपको हमेशा अच्छा ही फील होगा। सूरत के लोग, सूरत की धरती को वरदान है। एक चीज़ मैं और सूरत के लिए कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। आप यहाँ पे 15 या 30 दिन से हैं, तो आपने यहाँ के स्ट्रीट फूड्स का भी इंजॉय लिया होगा। बहुत बढ़िया है। तो ऐसा माना जाता है बाला भाई कि ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको काशी का मरण और सूरत का जमण मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। तो वो लोग बहुत भाग्यશાली माने जाते हैं जिनको काशीનું મરણ અને सूरतનું જમણ નસીબમાં મળે છે। तो ये हमारे सूरत की धरती को वरदान है सर। करेक्ट। एंड सूरत के लोग मैंने देखा है कि खान पान में बहुत रुचि रखते हैं। यस 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 रात को भी निकलते हैं। यस यस 12 बजे। मैं जब पहली बार सूरत आया था, तो मेरे दोस्त हैं भागेश गायवाला, मेरे कॉलेज के पहले फ्रेंड हैं, सूरत के ही हैं। ओके 17 साल के उम्र पहली बार मैं सूरत आया था। ओके फर्स्ट टाइम मैंने सूरती दाल भी खाई थी। तो तब से आई हैव फॉलोन इन लव विथ सूरत एंड गुजराती फूड। एंड कोइंसिडेंस है करके कितने सालों के बाद यहाँ पर ही खुद अपना सेटअप भी हो गया है। तो हेमंत जी, आज आप से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ पर आना। और बहुत सारे लोग आई बिलीव विल बेनिफिट आउट ऑफ द कन्वर्सेशन दैट वी हैव हैड। थैंक यू वेरी मच बाला भाई, थैंक यू वेरी मच। सो ऐसे ही और कोई क्वेश्चंस अगर आपके रहेंगे हेमंत भाई के लिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। और ऐसे ही बहुत सारे नए पर्सनालिटीज़ के साथ में हम जुड़ेंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम।